नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास 14 में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन का पार्ट 2 से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी यूकेटीपीएससी यूकेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो विजिट करें jardhari-classes.in और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज के लिए हमारा जरधारी क्लासेस ऐप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोरखा शासन में बहता कर किस प्रकार की संपत्ति पर लगाया जाता? तो जो बहता कर था ये एक छिपाई गई संपत्ति पर लगाया जाता, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बहता कर उस संपत्ति पर लगाया जाता जो सरकार से छिपाई गई हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। कथन 1 है, अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि प्रदान की और वह गढ़वाल का पहला प्रशासक अर्थात सूबा था। तो पहला कथन तो सही है। कथन 2 है, प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम ने अमर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी। तो दूसरा वाला कथन ये गलत है। ये जो मोलाराम था इसने दानवीर कर्ण की उपाधि तो दी थी, लेकिन अमर सिंह थापा को नहीं, बल्कि किसे, रणजोर थापा को। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा केवल कथन 1। तो अमर सिंह थापा गढ़वाल का प्रथम सूबेदार था। 1804 में नियुक्त हुआ और उसे नेपाल सरकार द्वारा काजी की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हुए उसने गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना भी करवाई थी। दूसरा कथन बोलता है कि मोलाराम ने अमर सिंह थापा को नहीं, बल्कि गढ़वाल के द्वितीय सूबेदार रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। मोलाराम की रचना है रण बहादुर चंद्रिका, जो कि रणजोर थापा से संबंधित थी। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या दी गई है? 2 सूचियां दी गई है और हमें इन्हें सुमेलित करना है। सूची 1 में है देशद्रोह का जो अपराध है इसके लिए क्या दंड दिया जाता था? तो देशद्रोह के अपराध के लिए मृत्युदंड था। गोरखा शासन में जो हत्या करने पे पेड़ से लटका दिया जाता था, कहीं अगर कोई हत्या करता था इसके लिए दंड था, पेड़ से उसे लटका दिया जाता। ब्राह्मण द्वारा अगर हत्या की जाती थी तो ब्राह्मण द्वारा हत्या करने पर ब्राह्मण को देश से निकाला जाता, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं था। और ब्राह्मण द्वारा अगर चोरी की जाती थी तो इसे ब्राह्मण की चोटी काट दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं ए का है 2 है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। राज्य के खिलाफ विद्रोह करने पर सीधे मृत्युदंड दिया जाता था। हत्या करना, हत्यारे को सार्वजनिक रूप से पेड़ से लटका दिया जाता। ब्रह्म हत्या के, ब्राह्मण द्वारा अगर हत्या की जाती थी तो इसे यहाँ पर ब्रह्म हत्या के पाप के डर से ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। तो ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता क्योंकि ब्रह्म हत्या के पाप के डर से, बल्कि देश निकाला दिया जाता था। और ब्राह्मण अगर चोरी करता है तो चोरी के अपराध में ब्राह्मण की चोटी काटकर उसे अपमानित किया जाता था। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पर अपराध थे और उनकी सजाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तराजू दीप न्याय प्रणाली में आरोपी को कब निर्दोष माना जाता था? जब तराजू दीप जो न्याय प्रणाली थी तो इसमें आरोपी को निर्दोष कब माना जाता था? सही बात है ये ऑप्शन नंबर बी, कि यदि अगली सुबह उसका वजन कम हो जाता है। अगर वजन कम हो जाता है तो उसे निर्दोष माना जाता, अगर वजन बढ़ता है तो उसे यहाँ पर दोषी करार किया जाता और फिर उसे सजा मिलती थी। तराजूदी प्रणाली में आरोपी व्यक्ति को तराजू में तोला जाता था। तोलने का समय शाम का होता था और अगली सुबह फिर से उसे तोला जाता था। यदि उसका वजन पहले से हल्का होता है तो उसे निर्दोष माना जाता था, लेकिन यदि वजन अधिक हुआ तो उसे दोषी मान लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 में जो शब्द थे गोरखा शासन में और सूची 2 में जो उसका अर्थ है। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। कामी, कामी का अर्थ क्या होता है? कामी बोला जाता है शिल्पकार को। तो कामी, गोरखा शासन में शिल्पकार को कामी बोलते थे। सुनवार, सुनवार जो किसे बोला जाता? सुनार को। तो सुनार को सुनवार बोला जाता। कठवा, दासों को कठवा बोला जाता। तो कठवा किसके लिए प्रयुक्त होता? दास के लिए। और 9
या नाई को कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का यहाँ पर 2 हो गया। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कामी गोरखा शासन में शिल्पकारों को कामी कहा जाता था और सुनार को कहा जाता। कठवा दासों के लिए कठवा शब्द प्रयुक्त होता और नौ और नाव बाल काटने वाले नाई को नो अथवा नाऊ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, हस्तदल चौतरिया 1805 से 8 तक इसके शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? इसके काल में दून देहरादून की वार्षिक आय घटकर 9 सहस्त्र रह गई थी, जो गढ़ नरेश के समय 18 सहस्त्र थी। तो पहला कथन गलत है, बल्कि इसके शासनकाल में वार्षिक आय बढ़ी थी। तो पहला कथन तो हो गया गलत। कथन 2 है कि अंग्रेज यात्री रैपर को कंपनी सरकार ने तिब्बत व्यापार की संभावना तलाशने हेतु 1808 ईस्वी में गढ़राज भेजा था। तो इसी के शासनकाल में जो अंग्रेज यात्री रैपर जिसका नाम था वो यहाँ पर आया था और किसके लिए आया था? व्यापार संबंधित आया था। वो व्यापार की संभावना तलाशने के लिए कि तिब्बत के रास्ते ब्रिटिश सरकार वहां पर व्यापार कर सके। तो कथन 2 तो सही है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला कथन गलत है, कथन 2 सही है। तो केवल कथन बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हस्तदल चौतरिया ने किसानों को तकावी ऋण दिए और लगाम कम किया। तो हस्तदल चौतरिया ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुधार किया और गढ़ नरेश के समय आय थी 9 सहस्त्र, जो हस्तदल के समय बढ़कर 18 दुगनी हो गई थी। दूसरे कथन कहता है कि हस्तदल के समय 1808 ईस्वी में कैप्टन रैपर गढ़वाल आया था। उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि व्यापारिक था। कंपनी सरकार चाहती थी कि गढ़वाल के रास्ते तिब्बत से व्यापार शुरू किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? जो गोरखा सैनिक क्या करते थे? मनमाने ढंग से कर वसूलते थे और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता बली अथवा बाली। तो बी ऑप्शन सही जवाब। गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया बली या बाली कहलाती थी। यह प्रक्रिया जनता पर अत्याचार और आर्थिक शोषण का प्रतीक थी। इससे सैनिक अपनी मनमर्जी से लोगों से धन वसूल सकते थे। ये गोरखा शासन की मनमानी और जन विरोधी नीतियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 में जो भूमि की श्रेणी है और सूची 2 में इनकी जो गुणवत्ता का क्रम। यहाँ पर 5 श्रेणियों में भूमियों को बांटा गया था उपज के आधार पर। तो अव्वल भूमि कौन होती थी? तो अव्वल होती थी प्रथम श्रेणी की जो उपज भूमि है, सबसे अच्छी उपज की भूमि, इसे अव्वल बोला जाता, प्रथम श्रेणी की होती थी। दोयम होती थी द्वितीय श्रेणी की, चाहर होती थी चतुर्थ श्रेणी की और सुखबासी होती थी 5वीं श्रेणी की भूमि। तो 5 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया था। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। काजी बहादुर शाह के वर्गीकरण में प्रथम सबसे उपजाऊ श्रेणी की भूमि थी अव्वल, दोयम थी द्वितीय श्रेणी की मध्यम भूमि और ये काजी बहादुर शाह के समय वर्गीकरण किया गया था। चाहर ये चतुर्थ श्रेणी की थी और तृतीय श्रेणी की भूमि को सोयम कहते थे, सोयम होती थी तृतीय श्रेणी की। तो इसने 5 भागों में बांटा था, 5 इसने वर्गीकरण किया था। एक हो गया अव्वल, फिर दोयम, फिर सोयम, फिर चाहर और लास्ट वाली सुखबासी। ये 5वीं श्रेणी थी जो अक्सर भूमिहीन या अस्थायी खेती से जुड़ी होती थी। क्वेश्चन नंबर 9, गोरखा प्रशासक रणजोर थापा और भैरव थापा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 यहाँ पर कथन है और हमें बताना है सही कथन। रणजोर थापा ने न्याय प्रशासन में सुधार करते हुए विचारी जज और अविचारी अधिशासक पदों का सर्जन किया। तो पहला कथन तो सही है। रणजोर थापा ने 2 यहाँ पर पदों का सर्जन किया, विचारी और अविचारी। कथन 2 है भैरव थापा ने मोलाराम का सम्मान करते हुए उन्हें नेपाल दरबार की ओर से और अधिक जमीन दान में दे दी थी। तो दूसरा कथन गलत है, बल्कि यहाँ पर तो जमीन छीन ली गई थी इसकी। तो केवल कथन 1 सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल कथन 1। कथन 1 है रणजोर थापा 1804 से 1805 प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए विचारी जो न्याय करता था, जो कि जज होता था, और अविचारी जो कार्यकारी अधिकारी या अधिशासक होता, 2 नामक ये नए पद बनाए थे। कथन 2 गलत है। भैरव थापा 1808 से 11 के समय इसका शासनकाल होता है। एक विलासी, अत्याचारी और क्रूर शासक था।
उसने मोलाराम को जमीन दी नहीं, बल्कि नेपाल दरबार द्वारा मोलाराम को दी गई जो जागीर थी, जो अर्थात जो जमीन थी, इसको छीन लिया था इसने। तो भैरव थापा ने, नेपाल दरबार ने जो मोलाराम को जमीन दी थी उसको भी छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, गोरखा शासन में यदि ब्राह्मण पर चोरी का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे क्या दंड दिया जाता था? तो ब्राह्मण पर चोरी के आरोप पर क्या दंड दिया जाता था? तो उसकी चोटी काट दी जाती थी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, ब्राह्मण की चोटी काट दी जाती थी। गोरखा शासन में ब्राह्मणों के लिए विशेष दंड व्यवस्था थी। यदि ब्राह्मण पर चोरी का आरोप सिद्ध होता था तो उसकी चोटी काट दी जाती। यदि ब्राह्मण हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे देश निकाला दिया जाता। चोटी काटना ब्राह्मणों के लिए सामाजिक अपमान का प्रतीक था। ये दर्शाता है कि गोरखा शासन में ब्राह्मणों को अन्य वर्गों की तुलना में कुछ छूट थी, परंतु उन्हें भी दंड से मुक्ति नहीं थी, जबकि इससे पहले ब्राह्मणों के लिए कोई विशेष दंड का प्रावधान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, दो सूचियां दी गई है और हमें यहां पर सुमेलित करना है। अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा ये गढ़वाल के सूबेदार थे और यहाँ पर इनके कार्य और इनकी पहचान से संबंधित बताया गया है। तो अमर सिंह थापा का संबंध किससे है? इसने गंगोत्री में गंगा माता मंदिर निर्माण किया। रणजोर थापा, इसने विचारी जज पदों का सृजन किया, विचारी और अविचारी। हस्तदल चौतरिया, हस्तदल चौतरिया ने क्या किया? किसानों को तकावी ऋण लगान कम की इसने। भैरव थापा अत्याचारी था, मोलाराम की जमीन इसने छीनी थी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमर सिंह थापा ये गढ़वाल का प्रथम सूबा था, 1804 में नियुक्त हुआ, जिसने गंगोत्री में गंगा माता मंदिर बनवाया। रणजोर थापा ये अमर सिंह का पुत्र था, जिसने न्याय व्यवस्था हेतु विचारी पदों का सृजन किया, विचारी और अविचारी। हसदल चौतरिया कृषक हितैषी था, जिसने किसानों को तकावी ऋण दिए और लगान कम किया। भैरव थापा क्रूर विलासी शासक था, इसने कवि मोलाराम की जमीन छीन ली थी। क्वेश्चन नंबर 12, काजी बहादुर शाह 1811 से 12, इसकी राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसने उर्वरता के आधार पर भूमि को 5 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो पहला कथन तो सही है, 5 श्रेणियों में इसने, काजी बहादुर शाह ने भूमि की उर्वरता को देखते हुए 5 श्रेणियों में इसका विभाजन किया। और भूमि की श्रेणी थी अब्बल, दोयम, सोयम, चाहर और सुखवासी। तो ठीक है, दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहली जो काजी बहादुर शाह, इसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मनमाने ढंग से कर नहीं बल्कि उर्वरता को आधार बनाया और भूमि को 5 भागों में बांटा ताकि उस हिसाब से कर लिया जा सके। इससे पहले कर डायरेक्ट लिया जाता। कथन 2 जो था, 5 श्रेणी बांटी इसने। अव्वल थी सर्वोत्तम भूमि, दोयम द्वितीय श्रेणी की, सोयम थी तृतीय श्रेणी, चाहर थी चतुर्थ श्रेणी और सुखवासी या बंजर या सबसे कम उपजाऊ या आवास वाली भूमि होती थी। क्वेश्चन नंबर 13, नरशाही का मंगल घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नरशाही का जो मंगल घटना है, इसके बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए, हमें बताना है सही कथन कौन सा है। यह घटना काजी नरशाह के शासनकाल में हुई, सही है जवाब है। इसमें मुख्य रूप से नगर कोटिया सिपाहियों का कत्लेआम किया गया, तो ये भी सही है। दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा है, नगर कोटिया सिपाही गोरखा मूल के थे, ये गलत है, ये गोरखा मूल के नहीं थे। चौथा है, नरशाह को सिपाहियों की राजभक्ति पर संदेह था, तो ये भी सही है, फोर्थ कथन। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। काजी नरशाह को अत्याचारी व जालिम कहा जाता, जो काजी नरशाह था इसे अत्याचारी और जालिम कहा जाता है। इसी के काल में नरशाही का मंगल घटना हुई थी। जो नगर कोटिया सैनिक थे, इसके काल में कुछ सिपाही पश्चिमी पहाड़ियों में बस गए थे, जो मुख्य रूप से नगर कोटिया कहलाते थे। ये गोरखा मूल के नहीं थे, बल्कि चंद राजाओं के समय से वहां थे और भाड़े के ये सैनिक थे। नरशाही को नगर कोटिया सैनिकों की राजभक्ति पर संदेह हुआ और काजी नरशाह ने एक ही रात, ये मंगलवार की रात थी, और चुन चुनकर नगर कोटियों का कत्लेआम कराया था। और इसीलिए इसी के समय कुमाऊं में एक मुहावरा बन गया, नरशाही का मंगल। ये घटना इतनी क्रूर थी कि कुमाऊं में नरशाही का मंगल एक मुहावरा बनकर रह गया। क्वेश्चन नंबर 14, 2 सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। मोलाराम, मोलाराम इसने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की, तो एक हो जाएगा। 2, हर सेवक का संबंध किसे? हर सेवक दास।
ये थे दून विजय समय गुरु राम राय दरबार के महंत। ये गुरु राम राय दरबार के महंत थे। रेपर, रेपर का संबंध है क्या है? ये यात्री था, 1808 में गढ़वाल यात्रा पर आया और तिब्बत व्यापार के लिए, तिब्बत से व्यापार करने के लिए गढ़वाल के रास्ते से। प्रद्युम्न शाह, राजसिंहासन बेचकर सेना गठित की। तो देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम, रण बहादुर चंद्रिका, रणजोर थापा को दानवीर कर्ण कहा गया। रण बहादुर चंद्रिका में रणजोर थापा को यहां पर दानवीर कर्ण कहा गया। हरसेवक दास, देहरादून पर गोरखा अधिकार के समय गुरु राम राय दरबार के ये महंत थे। अंग्रेज यात्री जो रेपर, जो 1808 में हस्तदल के समय व्यापार मार्ग खोजने गढ़वाल आया था। 1803 की हार के बाद, प्रद्युम्न शाह की जो 1803 की हार हुई, इसके बाद राज सिंहासन बेचकर पुनः सेना खड़ी की, पर 1804 में ये शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, नालापानी के किले जो खलंगा किला है, इस पर ब्रिटिश विजय के वास्तविक कारण के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो हमें बताना है सही कथन कौन सा है। देखिए, पहला है जनरल जिलेस्पी की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सेना ने प्रतिरोध में सीधा हमला कर एक ही दिन में किला जीत लिया। ये तो गलत है, पूरा महीना लगा तभी नहीं जीत पाए थे। बी है गोरखा सैनिकों ने गोला बारूद खत्म होने के कारण आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये भी गलत है, गोरखा सैनिक आत्मसमर्पण इन्होंने किया ही नहीं। सी है ब्रिटिश सेना ने किले की पानी की सप्लाई रोक दी थी, जिससे भूख प्यास के कारण गोरखा कमजोर पड़ गए। तो ये सही है, इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिशों ने पानी की सप्लाई रोक दी थी और भूख प्यास के कारण वो कमजोर हो गए। डी है मेजर जनरल मार्ली की अतिरिक्त टुकड़ी के आने से ब्रिटिश सेना जीत गई। तो ये कथन भी गलत है, तो केवल सी ऑप्शन यहां पर सही है। जिलेस्पी की मृत्यु 31 अक्टूबर को हुई थी और इसके बाद युद्ध तुरंत खत्म नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने तक और चला। ब्रिटिश सेना सीधे युद्ध में किले को जीतने में बार बार असफल हो रही थी। बी वाला कथन भी गलत था, गोरखाओं ने न तो आत्मसमर्पण किया और न ही उनका गोला बारूद खत्म होने की बात मुख्य कारण थी, वे अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थे। सी वाला कथन सही है कि जब ब्रिटिश सेना तोपों और बमबारी से भी किला नहीं जीत पाई, तो उन्होंने किले के पीने के पानी की सप्लाई इन्होंने काट दी थी और पानी न होने से गोरखा सैनिक भूख प्यास से मरने लगे, तब जाकर अंग्रेज किले पर कब्जा कर पाए। तो सी कथन सही था। डी क्या बोलता है, ये भी गलत है कि ये युद्ध में मेजर जनरल मार्ले की टुकड़ी का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि मार्ले को काठमांडू के मोर्चे पर भेजा गया था, जो कि वहां पर असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, गोरखा कालीन करों के संदर्भ में सूची का मिलान करें। तो यहां पर हमें क्या करना है, मिलान करना है। घुरही और पिछवी जो कर था, इसका संबंध किससे है, तो घुरवी पिछवी कर का है। ये सालाना 2 रुपए प्रति मवासी से लिया जाता है, घुरवी पिछवी कर। सुवांग दस्तूर जो कर था, ये दफ्तर के खर्च के लिए लिया जाने वाला कर था। और बीसी जो टैक्स था, ये 20 नाली जमीन पर 1 रुपया लिया जाने वाला टैक्स था। तो यहां पर देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 1 है और सी का 3 है। घुरही पिछवी ये कर जोगामल शाह द्वारा लगाया गया था, जो सालाना 2 रुपये प्रति मवासी की दर से लिया जाता। सुवांग दस्तूर ये कर भी जोगामल शाह ने लगाया था, जो विशेष रूप से दफ्तर के खर्च के लिए लिया जाता। बीसी टैक्स जोगमल शाह ने प्रत्येक आबाद बीसी यानी 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में जो ब्रिटिश कमांडर है और इनके द्वारा जो युद्ध किए गए थे, जो क्षेत्र इन्हें बांटे गए थे। मेजर जनरल मार्ले, एक काठमांडू के लिए इसको उत्तरदायित्व दिया गया था, काठमांडू पर अधिकार करने के से भेजा गया था। मेजर जनरल JS वुड, इसे गोरखपुर भेजा गया था। मेजर जनरल जिलेस्पी, इसे देहरादून भेजा गया था, दून घाटी में। और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, इसे भेजा गया था पश्चिमी भाग मलाओं किला पर अधिकार करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मेजर जनरल मार्ले, इन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू पर अधिकार करने भेजा गया था। मेजर जनरल जयसूट को इन्हें गोरखपुर की ओर से आक्रमण की जिम्मेदारी मिली थी।
मेजर जनरल जिलेस्पी इन्हें देहरादून नाला पानी भेजा गया था जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। और मेजर जनरल अख्तर लोनी इन्हें पश्चिमी भाग भेजा गया था जहां इन्होंने मलाऊ किला जीता था। क्वेश्चन नंबर 18, नालापानी युद्ध के बाद निर्मित स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। अंग्रेजों ने रिस्पना नदी के बाएं ओर दो स्मारक स्थापित किए, तो पहला कथन तो सही है। एक स्मारक जनरल जिलेस्पी का और दूसरा गोरखा कमांडर बलभद्र थापा का था, दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने देहरादून में रिस्पना नदी के बाईं ओर दो अलग अलग स्मारक बनवाए थे। यह युद्ध इतना वीरतापूर्ण था कि अंग्रेजों को न केवल अपने कमांडर जनरल जिलेस्पी और मृत सैनिकों के लिए स्मारक बनवाया, बल्कि अपने शत्रु कैप्टन बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों के सम्मान से भी दूसरा स्मारक बनाया। तो दोनों के लिए इतने प्रभावित हो गए थे गोरखाओं से कि इन्होंने उनके लिए भी स्मारक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, गढ़वाल के गोरखा प्रशासकों जो सूबेदार हैं इनकी नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें क्या बताना है यहाँ पर, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला है अमर सिंह थापा गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना की, पहला तो सुमेलित है। दूसरा है रणजोर थापा विचारी और अविचारी पदों का सृजन किया, ये भी सुमेलित है। तीसरा है काजी बहादुर शाह अव्वल दोयम सोयम आदि श्रेणियों में भूमि विभाजन किया, ये तो सही है। भैरव थापा मोलाराम को दानवीर कर्ण की उपाधि देना, मोलाराम को दानवीर कर्ण की उपाधि देना, ये तो गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये गलत है। इसने जो मोलाराम ने दानवीर कर्ण की जो उपाधि दी थी रणजोर थापा को, तो यहाँ पर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अमर सिंह थापा गढ़वाल का पहला सूबा था, 1804 में नियुक्त हुआ था और उसे नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी और उसने गंगोत्री में गंगा माता मंदिर की स्थापना कराई थी। रणजोर थापा 1804 से 1805 तक रहा, यह अमर सिंह का ही पुत्र था और प्रशासन सुधारते हुए उसने विचारी न्यायाधीश और अविचारी अधिशासक जैसे नए पद बनाए। मोलाराम की रचना रण बहादुर चंद्रिका इसी के समय की है, जिसमें मोलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। काजी बहादुर शाह 1811 से 12 के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि की उर्वरता के आधार पर इसने 5 भागों में भूमि को बांटा, अव्वल दोयम सोयम चाहर और सुखबासी। कथन जो डी था जो सुमेलित नहीं था, इसमें बताया गया था कि भैरव थापा इसे दानवीर कर्ण की उपाधि थी, जो कि गलत था, बल्कि रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी मोलाराम ने। भैरव थापा 1808 से 1811 के बीच शासक रहा और एक विलासी और क्रूर शासक था, जिसने मोलाराम की जो जागीर अर्थात जमीन इसको छीन लिया था और मोलाराम को जमीन नेपाल दरबार ने दी थी और इसने इसको भी छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षदेव जोशी की भूमिका के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो हमें बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। उसने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, तो पहला कथन तो सही है। हर्षदेव जोशी का ही यह काम था और इसी ने कुमाऊं पर गोरखाओं को आक्रमण करने का न्योता दिया था। उसने अंग्रेजों को उत्तराखंड पर शासन करने के लिए प्रेरित किया था, तो ये भी हर्षदेव जोशी ने ही किया। उसे राज्य निर्माता की उपाधि दी गई, तो राज्य निर्माता की उपाधि दी गई है हर्षदेव जोशी को, और वो कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद का दीवान था, तो ये तो गलत है। डी वाला फोर्थ वाला यहाँ पर कथन जो है वो गलत है। ये तो दीपचंद का दीवान था उस समय, महेंद्र चंद का नहीं। महेंद्र चंद वंश का ये अंतिम शासक था, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। केवल 4 वाला कथन हमारा क्या है, गलत है। पहले 3 वाले कथन सही थे। हर्षदेव जोशी चंपावत के राजा दीपचंद का दीवान था और महेंद्र चंद ये अंतिम राजा था और 1790 के युद्ध में ये पराजित हो गया था। गोरखाओं को आमंत्रण भी हर्षदेव जोशी ने ही दिया, इसके कहने पर ही गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। हर्षदेव जोशी ने ही बाद में अंग्रेजों को भी उत्तराखंड पर शासन करने के लिए प्रेरित किया था और हर्षदेव जोशी को राज्य निर्माता की उपाधि दी गई है और इसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आंग्ल गोरखा युद्ध के अन्य मोर्चों और उनके परिणामों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो आंग्ल गोरखा युद्ध, इसके जो भी मोर्चे हुए आंग्ल गोरखा युद्ध का, इनके परिणामों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो सही कथन,
मेजर जनरल मार्ले ने काठमांडू पर आसानी से अधिकार कर लिया था, तो ये तो यहाँ पर असफल हो गया था, इसलिए ये कथन गलत है। मेजर जनरल जयसूद अपनी गोरखपुर विजय में पूर्णतः सफल रहे, ये भी गलत है, यहाँ पर भी ये सफल नहीं रहा, इसलिए ये भी गलत है। मेजर जनरल अक्टरलोनी ने छल व कपट नीति का प्रयोग कर मलाऊ किले पर अधिकार किया, तो सी वाला सही है, यहाँ पर इसने छल कपट करके अधिकार किया था। और पश्चिमी भाग में गोरखाओं ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया था, ये वाला कथन भी गलत है। तो मेजर जनरल मार्ले काठमांडू मोर्चे पर अपने अभियान में पूरी तरह विफल रहा था। इसी तरह मेजर जनरल जयसूद गोरखपुर मोर्चे पर की टुकड़ी पर भी गोरखाओं के सामने सफल नहीं हो सका था। पश्चिमी भाग में तैनात मेजर जनरल अक्टरलोनी भी सीधे युद्ध में गोरखाओं को नहीं हरा पा रहे थे, अतः उन्होंने छल और कपट नीति का सहारा लिया और अंततः मलाऊ किले पर अधिकार करने में ये सफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दो सूचियां दी गई है, सूची एक में है जो शब्दावली है राजस्व शब्दावली, और इनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। सूची 2 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही कोट बताना है कि सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा jardhari-classes.in। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में आपको jardhari-classes.in वेबसाइट देखने को मिल जाएगी और उस पर क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में, जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड करंट अफेयर हो गया, पिछले 14 सालों की प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, जियोग्राफी की बुक, हिस्ट्री उत्तराखंड हिस्ट्री हो गई, मॉडल पेपर हो गए, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज की बुक, जनरल हिंदी, ये सभी नोट्स दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश एडिशन में। आप यहाँ से जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जरधारी क्लासेस का ऐप जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जरधारी क्लासेस के यहाँ पर वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, उत्तराखंड हिस्ट्री की हो गई, उत्तराखंड जियोग्राफी की हो गई, करंट अफेयर, ये यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए जरधारी क्लासेस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।